अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़पेपर का ओपिनियन जिसका टाइटल है क्लाइमेट चेंज वाई एक्शन इज़ इम्पेरेटिव नाउ। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे जैसे ये यहाँ पे जो टॉपिक मेंशन किए गए हैं इनमें। सबसे पहला हमारे पास है क्लाइमेट चेंज एंड पाकिस्तान, वल्नरेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्या इकॉनमी पे इम्पैक्ट आ रहा है। फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर के हवाले से जब हम लिखेंगे तो क्लाइमेट चेंज का लाजमी रेफरेंस देंगे। रीन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर बात की जाएगी इस ओपिनियन में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर आपसे कोई इस तरह की बात की जाती है कि 2030 तक हम किस तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करेंगे, तो आपने फिर भी क्लाइमेट चेंज का रेफरेंस लाजमी देना है कि किस तरह हम ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको ओवरकम किया जा सकता है। लेसन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़, दूसरे कंट्रीज़ ने क्या किया है और हम उनसे क्या लेसन्स हासिल कर सकते हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस जो हमने अभी डिस्कस किए हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनके नाम मेंशन किए गए हैं करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, और ऐसे में भी इस तरह के टॉपिक लाजमी आते हैं। इस वजह से आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है और जब भी आप कोई चीज़ पढ़ा करें आप ये सोचा करें कि इस डाटे को मैंने इस्तेमाल कहाँ पर करना है। जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हो, चाहे वो PMS है चाहे वो CSS है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने जो पढ़ा है वो इस्तेमाल कहाँ पर करना है। इसके अलावा लास्ट पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो कि इस ओपिनियन में से बन रहे होंगे, आपने उनको भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है खुद से। और अगर आपके पास कोई चेक करने वाला नहीं है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे लाजमी रिस्पॉन्स दूंगी। ओपिनियन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ओपिनियन का टाइटल क्लाइमेट चेंज वाई एक्शन इज़ इम्पेरेटिव नाउ। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ज़रूरी, कि अब एक्शन लेना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो गया है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स डिस्कस करने हैं। देखिए आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज क्या है, क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। लेकिन बेसिकली हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें पता होना चाहिए कि ये किस तरह इकॉनमी पे इफेक्ट कर रहा है, किस तरह ये एग्रीकल्चर पे इफेक्ट कर रहा है, फूड इनसिक्योरिटीज़ की वजह से कैसे हो रही है। तो जब हम डॉन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स मिल जाते हैं, रेफरेंस मिल जाते हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स को ज़्यादा मजबूत करने के लिए। तो अब हमने बेसिकली इस ओपिनियन में इसको पढ़ने का मकसद यही है कि मुझे पता है कि आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, लेकिन इस ओपिनियन में बहुत ज़्यादा रेफरेंस हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आप अपने पेपर में ऐड कर सकते हो। ये वाला जो ओपिनियन है ना ये डॉन न्यूज़पेपर का है, लेकिन मंडे वाले दिन ना इसके साथ डॉन न्यूज़पेपर के साथ एक अलग से पेज अटैच होकर आता है जिसमें सिर्फ बिजनेस एंड फाइनेंस के हवाले से बात की जाती है। तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है मैं वो डिस्कस करती हूँ। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसमें से वो यही था कि क्लाइमेट चेंज वाई एक्शन इज़ इम्पेरेटिव नाउ। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर वीडियो बना दी जाए। ओपिनियन की ओपनिंग लाइंस हैं क्लाइमेट चेंज इज़ अ प्रेसिंग रियलिटी फॉर पाकिस्तान। प्रेसिंग रियलिटी एक फ्रेजल वर्ब है। प्रेसिंग का मतलब होता है डिफ़िकल्ट। हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे कि वाकई ही में क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। डायरेक्टली इम्पैक्टिंग मिलियंस ऑफ लाइव्स, इसका मतलब है कि ये डायरेक्टली बहुत सारे लोगों को इफ़ेक्ट कर रही है। एग्जाम्पल ले लें हम फ्लड 2022, तो वहाँ पे कितना ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ था, ज़ख्मी हुए थे लोग, उनकी प्रॉपर्टी जो थी वो ख़त्म हो गई थी, जो उनकी फसलें थी वो तबाह हो चुकी थी। तो इस वजह से राइटर लिखते हैं डायरेक्टली इम्पैक्टिंग मिलियंस ऑफ लाइव्स। आगे वाला जो रेफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रैंक्ड एज द 5th most vulnerable country to climate change despite contributing just 0.88% of global greenhouse gas emissions। कि पाकिस्तान अगर हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करें तो 5वें नंबर पर रैंक कर रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान है वो सिर्फ जो है ना वो 0.88% ग्रीन हाउस गैस एमिट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो खारिज करता है वो सिर्फ 0.88% है। इसके बावजूद जो पाकिस्तान है वो क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी के हवाले से 5वें नंबर पर रैंक कर रहा है। इसको आप रेफरेंस दोगे इस चीज़ का अपने पेपर में। पाकिस्तान फेसेस आ डायर कहते हैं टेरिबल, बहुत ज़्यादा खौफनाक, क्राइसिस विद सीवियर इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस मीन इंडिकेशन
और इंडिकेशन का मतलब होता है इशारा करना, या हम इस इम्प्लीकेशंस का मतलब हो सकता है आउटकम्स, रिजल्ट क्या निकल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज है ना, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। पाकिस्तान फेस आर डायर क्राइसिस करें कि बात कर सकते हैं हम इकोनॉमिक क्राइसिस, एग्रीकल्चर क्राइसिस। तो उसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान जो है ना वो टेरिबल क्राइसिस को फेस कर रहा है विद सीवियर इम्प्लीकेशंस। जैसे हम फ्लड की भी बात कर सकते हैं कि जो 2022 का फ्लड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही आई थी सिंध में। द फार रीचिंग इफ़ेक्ट्स, फार रीचिंग का मतलब होता है बड़े पैमाने पे इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान। अंडरस्कोर का मतलब होता है हाईलाइट करते हैं या अंडरलाइन करते हैं द अर्जेंसी ऑफ द इशू, कि पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज की वजह से बड़े पैमाने पे नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हाईलाइट करती हैं कि पाकिस्तान इस चैलेंज को फेस करे और इसको ओवरकम करने की कोशिश करे या इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन लेके आए। अब क्या नुकसानात हो रहे हैं हमें, किस वजह से हमें जो है वो क्लाइमेट चेंज फेस करना पड़ रहा है। तो पहला पॉइंट है हमारे पास राइजिंग टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है। अब देखिए, आप राइजिंग टेम्परेचर को लेके इतना कुछ सोच सकते हैं कि बच्चों को छुट्टियां हो जाती हैं, एजुकेशन सेक्टर पे हमें जो है काफ़ी नुकसान हो रहा है इसकी वजह से। और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर है, जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा और पानी नहीं मिलेगा तो फसलों को भी नुकसान होगा। तो आप इसी एक को लेके ना आप एक हेडिंग बना सकते हो कि राइजिंग टेम्परेचर, और उसमें हमें एजुकेशन और एग्रीकल्चर के हवाले से नुकसान उठाना पड़ रहा है। इरेटिक रेनफॉल, इरेटिक का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब, अनप्रिडिक्टेबल, कि पता ही नहीं चल रहा होता कि कब बारिशों का सीज़न है और कब नहीं है। और कभी बारिश जब ज़रूरत होती है तो तब हो नहीं हो रही होती है, और जब ज़रूरत नहीं होती तो तब बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। इरेटिक रेनफॉल, फ्रीक्वेंट फ्लड्स, जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान में हर साल तकरीबन फ्लड्स आना शुरू हो गए हैं। ड्राउट्स कहते हैं खुश्क साली को। एंड ग्लेशियर मेल्टिंग हैव बिकम द नॉर्म कहते हैं असूलों को। अब देखिए, ग्लेशियर मेल्टिंग्स पे हमने ना एक ओपिनियन डिस्कस किया था, जियोपॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये सारी चीज़ें ना आपस में ओवरलैप करती हैं कहीं ना कहीं पिछले ओपिनियन के साथ या एडिटोरियल के साथ। आने वाला जो ओपिनियन होता है ना वो लिंक लाजमी कर रहा होता है। तो इसकी वजह से मैं लाजमी अपनी वीडियो में मेंशन कर रही होती हूँ कि आप लोगों ने वो भी सुन लेना ताकि आपके ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। तो जियोपॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमने बात की थी, उसमें हमने ये सारी ग्लेशियर्स मेल्ट होने वाली ही बात की थी कि ये जो ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया ना कि ग्रीनलैंड को अपने साथ शामिल कर लेगा, इसके पीछे एक मकसद है। इसी वजह से तो ओपिनियन का जो टाइटल था वो था जियोपॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पे हम क्लाइमेट चेंज को इकोनॉमी के साथ रिलेट करके पढ़ रहे हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर एंड फूड इनसिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे। लेकिन उस ओपिनियन में हमने बात की थी कि किस तरह जो पॉलिटिक्स है ना वो रिलेट कर रही है क्लाइमेट चेंज के साथ। तो ये सारे इस तरह आपकी डायमेंशंस कवर हो रही होती हैं साथ साथ। तो आपने, अगर आप इस टॉपिक को प्रिपेयर करो तो आपने उसको भी, उस लेक्चर को भी लाजमी सुन लेना है। बिटवीन 1960 एंड टूडे, अब हमने बात करनी है 1960 से लेके अब तक। द एवरेज टेम्परेचर इन पाकिस्तान हैज़ रीजन बाय 0.5 सेल्सियस विद प्रोजेक्शन सजेस्टिंग an additional 1.3 Celsius to 1.5 Celsius rise by 2050। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 1960 में जब ये किया गया था सर्वे तो तब था 0.5 सेल्सियस। उसके बाद अब जो है टेम्परेचर वो 1.3 सेल्सियस है, लेकिन आने वाले दिनों में 2050 तक ये वाला टेम्परेचर 1.5 तक राइज कर जाएगा। तो यहाँ पे राइटर लिख रहे हैं, ये भी आपने रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर लेना है। हिस्ट्री भी आपकी कवर हो जाएगी, करंट भी और फ्यूचर भी, कि 1960 में जो टेम्परेचर था वो 0.5 सेल्सियस था और अब जो है वो 1.3 है, और आने वाले दिनों में एडिशनल 1.3 सेल्सियस टू 1.5 सेल्सियस राइज बाय 2050। ये आप अपने पेपर में रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करोगे। आगे राइटर लिखते हैं, दिस इंक्रीज हैज़ ट्रांसलेटेड इन टू इकोनॉमिक लॉसेज ऑफ ओवर $40 billion फ्रॉम फ्लड्स अलोन सच एज दोज एक्सपीरियंस इन 2022। अब यहाँ पे जो हमने बात करनी है ना वो इकोनॉमी के हवाले से करनी है कि क्लाइमेट चेंज का इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होता है और क्या हो चुका है। तो राइटर लिखते हैं कि सिर्फ फ्लड्स की वजह से, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रहे हैं पाकिस्तान में, 2022 की सिर्फ बात कर रहे हैं राइटर यहाँ पे कि उसकी वजह से हमें $40 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा है, विच क्लेम्ड ओवर 1700 लाइव्स एंड इंजर्ड 12,000 अदर्स, के 1700 जो लोग थे उनकी ज़िंदगियां इसमें चली गईं और जो 12,000 लोग थे वो इसमें ज़ख्मी हो गए। बाय 2044 एंड एस्टिमेटेड 5 मिलियन पाकिस्तानीज विल बी एक्सपोज्ड
टू एक्सट्रीम रिवर फ्लड्स एनुअली। अब यहाँ पे राइटर लिखते हैं कि जो अब यहाँ पे हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, अगर हमने जैसे जो हमारा टाइटल था वो यही था ना कि वाई एक्शन इज़ इम्पेरेटिव नाउ, तो हम साथ साथ पास्ट की बात कर रहे हैं कि पास्ट में ये हो चुका है। जो फ्लड्स आया था 2022 में वो उसका हमने नुकसान लिख दिया कि इकोनॉमिकली ये नुकसान हुआ है। अब राइटर आगे रेफरेंस दे रहे हैं फ्यूचर का कि बाय 2044 एन एस्टीमेट, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 5 मिलियन जो पाकिस्तानी है ना वो रिवर फ्लड्स की वजह से एनुअली, मतलब कि हर साल इससे मुतासिर होंगे सिर्फ रिवर फ्लड्स की वजह से। जब पानी दरियाओं में ओवरफ्लो हो जाएगा तो बाउंड्रीज़ को तोड़ देगा और लोगों के वो जो बने होते हैं कस्बे और गांव बने होते हैं वहाँ पे चला जाएगा और उनको नुकसान देगा, उनके एग्रीकल्चर को, उनकी ज़िंदगियों को, उनकी प्रॉपर्टी को और उनका जो भी सरमाया होगा उसको नुकसान पहुंचाएगा और हमें इतना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब देखिए हम पास्ट की बात कर रहे हैं, करंट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इसकी वजह से ये ओपिनियन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आगे राइटर लिखते हैं कि कोस्टल एरियाज़ जो कि साहली एरियाज़ होते हैं जिनके साथ कोई समंदर दरिया वगैरह लग रहा होता है, कि टू फेस हाइटन्ड वल्नरेबिलिटी with 1 million people expected to be affected by rising sea levels and coastal flooding by the century's end। यहाँ पे भी हमने फ्यूचर की बात कर ली कि जब तक ये सदी जो है वो एंड होगी ना तब तक जो मिलियंस लोग हैं ना, विद 1 मिलियन पीपल एक्सपेक्टेड टू बी अफेक्टेड बाय राइजिंग सी लेवल्स। अब सी लेवल्स किस तरह बढ़ता है, वो भी इसी तरह के जब हम पानी में इतना ज़्यादा गंद डाल देंगे, जो हमारे प्लास्टिक डाल देंगे, हम जो डस्टबिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि अपना जो कचरा है वो समंदर में जाके फेंकेंगे, तो सी लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, राइज कर जाता है। तो ये सारी भी चीज़ें हमारी खुद की गलती की वजह से हो रही होती हैं। तो इस वजह से राइटर लिखते हैं कि इस सदी के एंड होने तक ना 1 मिलियन जो लोग हैं वो इसकी वजह से अफेक्ट्स हो सकते हैं, सिर्फ सी लेवल राइज होने की वजह से। आगे राइटर लिखते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स रिजल्ट इन कैस्ट्रोट्रॉफिक चैलेंजेस। कैस्ट्रोट्रॉफिक्स कहते हैं तबाहकुन चैलेंजेस, स्पेशली फॉर रूरल कम्युनिटी एज दे डिस्टर्ब लाइवलीहुड्स, disturb academic activities, displace families and increase the prevalence कहते हैं extend होने को of waterborne and vector-borne diseases such as diarrhea and malaria। अब देखें यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से लोगों को कौन कौन सी डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ता है। लाइवलीहुड्स कहते हैं जैसे गाय भैंसें हो गई, बकरियां हो गई, इस तरह की चीज़ों को कुछ लोगों ने मुर्गियां पाली होती हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो जब लोगों के एरिया में सैलाब आता है ना तो वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, वो बस वहाँ से अपनी जान को बचाने के लिए भागना शुरू हो जाते हैं कि सिर्फ हम ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें उठा लें। तो लाइवलीहुड्स के उनको डिस्टर्ब हो जाती हैं, उनको अब जब सैलाब आएगा तो उनको तो खुद बड़ी मुश्किल से खाना मिल रहा होता है, तो वो अपनी भैंसों को कहाँ से खिलाएंगे। तो इसके अलावा जो डिस्टर्ब होती हैं वो होती हैं एकेडमिक एक्टिविटीज़। जब फैमिलीज डिस्प्लेस हो जाती हैं, दूसरी जगह पे माइग्रेट कर जाती हैं, तो इसकी वजह से वो डिस्टर्ब होती हैं, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हम इसमें लिख सकते हैं। और क्या होता है कि जब ऐसे पानी खड़ा रहता है ना तो डायरिया, मलेरिया, इस तरह की डिजीज़ जो है ना वो फैलना शुरू हो जाती हैं, तो हमें हमारी सेहत को भी नुकसान होता है। आगे राइटर लिखते हैं malnutrition worsen as food insecurity becomes more prevalent। प्रीवेलेंट कहते हैं किसी चीज़ के फैल जाने को। ड्यू टू इरेटिक क्रॉप यील्ड काज बाय अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न। अब ये वाला जो है ना पॉइंट आप ऐड करोगे फूड इनसिक्योरिटी में, एग्रीकल्चर में, कि इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हमें फूड इनसिक्योरिटी का सामना है, क्योंकि ये जो है क्रॉप प्रोडक्टिविटी वो डिक्रीज़ कर गई है। अब डिक्रीज़ क्यों की है? क्योंकि जो बारिशें पहले जिस तरह होती थी कि अब फसलों का मौसम था तो बारिशें होना शुरू हो जाती थी, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अक्सर महीनों बारिश नहीं होती और जब होना शुरू होती है तो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसकी वजह से सी लेवल राइज कर जाता है और फ्लड्स आना शुरू हो जाते हैं, जो कि इम्पेक्ट करते हैं हमारी क्रॉप पे। फसलें तबाह हो जाती हैं उसकी वजह से, और जब फसलें तबाह हो जाएंगी तो फूड इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ेगा और लोगों तक अच्छी ग़िज़ा नहीं पहुंच पाएगी और मेल न्यूट्रिशन हो जाएगा। द वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स दैट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन and air pollution could reduce Pakistan GDP by 18 to 20% by 2015।
ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से और एयर पोल्यूशन की वजह से हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है ना वो कम होना शुरू हो जाएगी 80 to 20% बाय 2050। ये भी हम फ्यूचर में बता सकते हैं कि इसका इतना बुरा इम्पैक्ट होगा हमारे इकोनॉमी पे। स्टाइलिंग का मतलब होता है रोकती है प्रोग्रेस ऑन पॉवर्टी रिडक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब देखें ये वाला हम पॉइंट लिख सकते हैं अपने, जब हमें कोई टॉपिक आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पाकिस्तान जो है वो किस तरह अचीव कर पाए। अब देखिए अब ये जो चल रहा है 2025 से 2030 तक हमने अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना था। तो ये अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये वाला इम्पोर्टेंट होता जाएगा हमारे लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 17 गोल्स हैं वो जितने भी है ना आपने उन सबको पढ़ लेना है। पॉवर्टी जो है ना हम लिखेंगे कि जब क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज कर रही है, पाकिस्तान की इकोनॉमी डिक्रीज कर रही है, तो खुद ब खुद जो कुछ भी प्रोग्रेस हुई है पॉवर्टी में वो खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और मज़ीद पॉवर्टी बढ़ना शुरू हो जाएगी। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है ना उसको भी नुकसान हो सकता है कि हम 2030 तक इसको अचीव ना कर पाएँ, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो खुद भी उसमें से एक गोल है कि हमने एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है ना वो कायम करना है, क्लाइमेट चेंज को बेहतर करना है। ये भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक हिस्सा है। दिस अंडरस्कोर्स का मतलब है हाईलाइट करता है द नेसेसिटी ऑफ इमीडिएट कोऑर्डिनेटेड एक्शन। फॉर्चुनेटली रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स आर बिगिनिंग टू एक्ट। अब हमने आगे बात करनी है एट COP29। जो COP29 है इसकी फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये जो 29 कॉन्फ्रेंस हुई है ये हुई है अज़रबैजान में, उसका कैपिटल है बाकू और उसकी जो करेंसी है ना उसका नाम है मन्नत। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कंफर्म है कि MCQs में तो लाजमी आएगा ये, और जिन्होंने इन्वायरमेंटल साइंस रखी है उनका तो MCQs पक्का है, या फिर इस पे एक शॉर्ट नोट या क्वेश्चन लाजमी आएगा COP29 पे। Pakistan took significant steps to reinforce its commitment to global climate action. The launch of a climate finance framework was notable achievement aimed at attracting investments to support sustainable initiatives. अब ये जो इस बार COP29 हुए ना इसमें जो बात की गई थी ना वो हुई थी कि हम लोगों ने ना जो ऐसे लोग कंट्रीज़ हैं ख़ासतौर पे डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंस देंगे ताकि वो अपने क्लाइमेट को बेहतर कर सके। तो इस हवाले में जो COP29 है ना वो इम्पोर्टेंट था। एम्ड एट अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट टू सपोर्ट सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स। दिस अलाइंस विद पाकिस्तान्स एम्बिशियस नेशनल डिटरमाइंड contribution which target a 30% reduction in carbon emission and a renewable energy mix of over 60% by 2030। अब 2030 तक ही हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, और ये जो पाकिस्तान ने जिसके साथ ये भी एक जिसमें बहुत सारे कंट्रीज़ हैं नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस में, और इसमें भी पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया है कि हम किस तरह ये जो है ना फॉसल फ्यूल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कार्बन एमिशन को कम करेंगे 30%, और इसके अलावा रीन्यूएबल का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें जो है ना 2030 तक इन्होंने ये गोल अचीव करना है। तो रीन्यूएबल ट्रांजिशन पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट ओपिनियन डिस्कस किया था, आपने उसको भी लाजमी सुनना है, क्योंकि जब आप उस ओपिनियन को पढ़ोगे ना तो आपको उसमें इतने ज़्यादा रेफरेंस हैं, इतने फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि आप जब उनको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, आप अपना रेफरेंस दे सकते हो कि पाकिस्तान के पास तो इतने ज़्यादा वसाइल हैं कि वो तो फजूल में ही जो है वो फॉसल फ्यूल्स पे पैसे खर्च कर रहा है। उसको चाहिए कि वो वाले पैसे किसी और जगह पे इन्वेस्ट करे और पाकिस्तान की जो एनर्जी क्राइसिस है उसको बाहर लेके आने के लिए रीन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करे। While these goals demonstrate का मतलब होता है इशारा करते हैं the country's dedication to environmental sustainability, challenges such as regulatory bottlenecks का मतलब होता है बहुत थोड़े, financial constraints का मतलब होता है limitation के पाकिस्तान के पास अगर हम बात करें कि फाइनेंस बहुत कम है, तो COP29 में फाइनेंस पे ही बात की गई थी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को पैसे प्रोवाइड करें ताकि वो एक रिजिलियंट क्लाइमेट चेंज जो है ना कि रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर पाएँ। एंड द नीड ऑफ आ कोहेसिव कहते हैं यूनिटी के साथ, कोहेसिव मीन के आप जो हो ना वो सारे मिल के काम करो। पॉलिसी अप्रोच रिमेन की हर्डल्स इन रियलाइजिंग दीज कमिटमेंट्स। अब ये जो ऊपर हमने दो कमिटमेंट्स पढ़ी है ना, एक COP29 और दूसरा है नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस।
इसमें मेन जो इशू है ना वो है कि यहाँ पे लोग जो है ना वो कलेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, यूनिटी के साथ काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम अभी ये जो एग्रीमेंट है पेरिस एग्रीमेंट, क्लाइमेट पेरिस एग्रीमेंट के हवाले से बात करें तो वहाँ पे जो ट्रम्प है उसने वहाँ से विड्रॉ कर लिया है। तो ये जो है ना यहाँ पे यूनिटी ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से एक स्पेस वहाँ पे एक खाली जगह कायम हो जाती है। अब वहाँ से अगर एक सुपर पावर जो है वो विड्रॉ कर गया तो बाकी कंट्रीज़ क्या कर लेंगे साथ मिलके। तो इसकी वजह से ना जो मेन हर्डल है ना वो ये है कि लोग यूनिटी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, जो कंट्रीज़ हैं सॉरी। In this context, the Overseas Investors Chamber of Commerce and Industry (OICCI) has been playing a key role in furthering का मतलब होता है प्रमोट करना पाकिस्तान क्लाइमेट एजेंडा थ्रू इनिशिएटिव such as Pakistan Climate Conference. OICCI has created a collaborative platform where stakeholders from the public and private sectors, NGOs, academics and international organizations can engage in a meaningful dialogue. ये जिसकी ऑर्गेनाइजेशन की हमने बात की है ना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो इन्होंने क्या किया है कि कोलैबोरेट किया है ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके साथ, ताकि हम एक मीनिंगफुल पॉइंट पे पहुंच सकें, कंक्लूजन पे पहुंच सकें, आपस में बातचीत कर सकें कि इस मसले को किस तरह ओवरकम करना है। दीज कॉन्फ्रेंस सर्व एज अ कैटलिस्ट फॉर एक्शन, fostering discussion on renewable energy, climate resilient infrastructure, disaster preparedness and sustainable business practices. अब ये जो एनजीओ है ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने ये जो कोलैबोरेट किया है, इसमें जो डायलॉग किए गए हैं, बातचीत की गई है कि हमने किस एक्शन पे कौन सा एक्शन लेना है क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए और इसके इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए। उसमें था कि हम क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करेंगे, रीन्यूएबल एनर्जी बनाएंगे और डिज़ास्टर ये नहीं कि अब जो है वो फ्लड आ गया है तो अब हमने कोई एक्शन लेना, बल्कि प्री जो है ना हम एक्शन का सोचें कि अब अगर अब पता है कि गर्मियाँ आने वाली हैं, बारिशें होंगी, हो सकता है कि फ्लड्स आएँ, तो इससे पहले ही एक्शन ले लिया जाए। तो इस तरह पहले से ही तैयार होके बैठे हों हम। Building on the success of past dialogue and commitments and the committed of relevant stakeholders to driving these discussions forward remain evidence. Previous climate conference have shed light on key areas such as green finance, carbon reduction strategies and policy recommendations for fostering a sustainable economy. अब ये जो इससे पहले जो होती आई हैं कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जैसे अगर हम पेरिस एग्रीमेंट की बात कर लें, COP29 की बात कर लें, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूटर की बात कर लें, तो वहाँ पे जो बातें होती आई हैं वो होती आई हैं ग्रीन फाइनेंस के हवाले से, कार्बन रिडक्शन स्ट्रेटजी के हवाले से, किस तरह हम कार्बन को कम कर सकते हैं, पॉलिसी रेकमेंड की जाती हैं कि हम किस तरह सस्टेनेबल इकॉनमी को डेवलप कर सकते हैं जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इफ़ेक्ट होती है। Future conferences will continue to serve as catalyst in shaping the nation's climate resilient roadmap by facilitating knowledge exchange, strengthening policy advocacy कहते हैं support को, and promoting actionable solution for climate adaptation and mitigation. इस लाइन में राइटर ये बात बताना चाहते हैं कि जो फ्यूचर में कॉन्फ्रेंसेस होंगी ना वो भी बिल्कुल इसी तरह की होंगी, जिसमें हमें बताया जाएगा कि क्लाइमेट रिजिलियंट रोड मैप हमें प्रोवाइड करेंगी। रिजिलियंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि एक ख़तरनाक चीज़ के सामने खड़ी रहे, रिजिलियंट बन के, मजबूत बन के, बहादुरी के साथ। बाय फैसिलिटेटिंग अब किस तरह खड़ी रहेंगी, ऐसी क्या स्ट्रेटजीज देंगे, रोड मैप देंगे, वो देंगे कि आप जो हो ना वो आपस एक दूसरे का नॉलेज शेयर करें कि एक मुल्क में, जैसे अभी हमने देखा कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा स्मोक थी, एकदम से गायब होगी, हमने ऐसा क्या किया, ये हम बात किसी और कंट्री के साथ शेयर करेंगे ताकि वो भी ऐसा ही एक्शन ले और अपने मुल्क से स्मोक को ख़त्म कर दे। बाय फैसिलिटेटिंग नॉलेज एक्सचेंज, strengthening policy advocacy and promoting actionable solution for climate adaptation and mitigation का मतलब होता है किसी चीज़ को कम कर देना। Addressing Pakistan's climate challenges require a multifaceted approach. पाकिस्तान को इस हवाले से मल्टीपल डायमेंशंस से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है हमें। स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथनिंग करें, उनकी रिजिलियंट बनाएं उनको टू विद स्टैंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, डेवलपिंग क्लाइमेट रिजिलियंट हाउसिंग एंड इन्हांसिंग एरीगेशन सिस्टम, ताकि
ताकि ये ना हो जैसे हमने आगे पढ़ा था ना कि रिवर फ्लड्स की वजह से पाकिस्तान जो है ना उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है आने वाले दिनों में। तो इसकी वजह से अपना जो सिस्टम है ना इरिगेशन सिस्टम उसको बेहतर बनाएं are critical to protecting vulnerable communities. The adoption of green technologies such as solar and wind energy can further reduce the country's dependency on fossil fuels and mitigate climate risk. और ये जो है ना यहाँ पे तो सिर्फ इतनी बात लिख दी गई है ना कि सोलर एंड विंड एनर्जी का इस्तेमाल करें, लेकिन इसका अगर आपने रेफरेंस लेने हैं ना तो इतने अच्छे रेफरेंस थे रीन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन वाले ओपिनियन में, तो आपने उसको लाजमी पढ़ लेना है। अगर वीडियो की समझ नहीं आती तो आप ओपिनियन को गूगल से निकाल के पढ़ सकते हैं। एडिशनली इंक्रीजिंग पब्लिक अवेयरनेस एंड एडवोकेसी इफेक्ट्स कैन हेल्प टू मोबिलाइज ग्रास रूट्स मूवमेंट एंड ड्राइव स्ट्रॉन्गर पॉलिसी फ्रेमवर्क्स। अब देखिए यहाँ पे ना पब्लिक अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में क्या होता है कि हम सारी चीज़ें जो है ना वो ये समझ लेते हैं कि ये कुदरत की तरफ से होता है, कि अगर फ्लड्स आ रहे हैं तो ये कुदरत की तरफ से आ रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारी कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से ये फ्लड्स आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला का ये अजाब है, लेकिन एक्चुअली में हम खुद से बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे होते हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा होता है। अब जैसे पब्लिक अवेयरनेस में हम ये चीज़ें लिख सकते हैं कि जो क्रॉप बर्निंग है वो सबसे मेजर इशू है, उसकी वजह से स्मोक बन रही होती है। तो जो फार्मर्स हैं हमारे उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। तो अगर हम ग्रास रूट मूवमेंट्स मीन कि अगर हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे काम करें ना तो फिर ही हम जो है ना वो ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ये नहीं कि अगर आपकी बुनियाद जो है वो कमज़ोर है और आप चाह रहे हो कि आप उड़ना शुरू हो जाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता। आगे सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और हम अब इसको यहाँ पे बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं और हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है वो है कि हाउ इज़ क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग पाकिस्तान एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फूड सिक्योरिटी, व्हाट स्ट्रेटजीज कैन बी अडॉप्टेड टू इंश्योर सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन इन द फेस ऑफ इरेटिक रेनफॉल एंड राइजिंग टेम्परेचर। इसमें हमने बात करनी है एग्रीकल्चर के हवाले से कि किस तरह क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर को अफेक्ट कर रहा है, किस तरह उस पर इम्पेक्ट कर रहा है। तो हमने बात की कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी क्लाइमेट चेंज की वजह से कम हो रही है, और क्योंकि जो बारिशें हो रही हैं उसका बिल्कुल पता नहीं होता कि बारिशें कब होनी है, कब इतनी ज़्यादा होनी है कि जो किसान है, ऊपर से जो हमारे फार्मर्स हैं वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है कि इसके ऊपर कुछ पहले से एक्शन ले सकें। तो ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर देनी है अपने कि किस तरह जो क्लाइमेट चेंज है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज़ कर रहा है बारिशों की वजह से। तो ये सारी चीज़ें और हम क्या एक्शंस ले सकते हैं अपनी फूड प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए। इवैल्यूएट पाकिस्तान पोटेंशियल for transitioning to renewable energy sources like solar and wind. What are the challenges and opportunity in this transitions? अब ये वाला जो मैंने आपको ओपिनियन बताया था ना, अगर आप उस ओपिनियन को पढ़ लेते हो ना कि रीन्यूएबल एनर्जी जो है ना, अगर हम उसकी तरफ ट्रांजिशन करना चाहते हैं तो हमारे पास इतने ज़्यादा वसाइल है ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। इतने ज़्यादा रेफरेंस है उस और फैक्ट्स एंड फिगर्स है ना उस ओपिनियन में कि आप कुछ और ना लिखो, बस फैक्ट्स एंड फिगर्स ही लिखते रहो। इतना ज़्यादा कि हमारी जो सोलर एंड विंड एनर्जी के हवाले से हम इतना कुछ लिख सकते हैं कि हमारे पास चारों मौसम हैं। विंड्स एनर्जी के लिए हमारे पास इतनी ज़्यादा स्पेस है और ये कोई मुश्किल काम है ही नहीं हमारे लिए। व्हाट लेसन्स कैन पाकिस्तान लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज़ दैट have successfully implemented climate adaptation and mitigation strategies। तो इसमें हम इंडिया की बात करेंगे लाजमी, और हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है पंजाब ख़ास तौर पे और जो इंडिया का पंजाब है ना वो आपस में मिल रहे होते हैं, और सर्दियों में दोनों कंट्रीज़ में स्मोक बहुत ज़्यादा हो रही होती है। और इंडिया ने जो है ना वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले आया है अपने कंट्री में, और इसके अलावा जो है रीन्यूएबल रिसोर्स की तरफ आया है, फ्यूल जो है उसको क्वालिटी को बेहतर बना दिया है। और पाकिस्तान जो है ना ये सारे लेसन्स इंडिया से हासिल कर सकता है। हाउ कैन पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स एंड ग्रास रूट मूवमेंट ड्राइव stronger climate action in Pakistan, provide example of successful initiatives। बात कर सकते हैं हम इसमें उलमा इकराम की, कि जो उलमा इकराम है ना वो ये चीज़ मोटिवेट करें लोगों में कि जो दरख्त लगाना है ना वो सदका जारी है, क्योंकि जो पाकिस्तान के लोग हैं ना ये मौलवियों की बहुत ज़्यादा बात सुनते हैं। इसके अलावा लोगों को ये जो प्रमोट कर देंगे ना ये ऐसी चीज़ें कि जब आप कोई चीज़ बांट रहे होते हो तो दरख्त बांटना शुरू कर दो, छोटे छोटे पौधे बांटना शुरू कर दो, फ्री कर दो, दरख्त लगाना शुरू कर दो। वैसे ही अगर एक कम्युनिटी है ना वो एक गाँव में बना दो, शहर में बना दो कि उन्होंने दरख्त लगाने हैं, और जो गवर्नमेंट है ना उनको पैसे दे इस चीज़ के कि आप लोग दरख्त लगाओगे ना
तो आप लोगों को इस चीज़ का खुद फ़ायदा होगा। अगर आप दरख्त लगा रहे हो सिर्फ नहर के किनारे किनारे और फ्रूट वाले दरख्त लगा रहे हो, तो आपको फ्रूट्स भी मिल रहे हैं, दरख्त भी मिल रहे हैं, छाँव भी मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, लकड़ियाँ मिल रही हैं। इतना ज़्यादा लोगों को बेनिफिट्स बताएं आप। हाउ कैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्लोबल क्लाइमेट फोरम लाइक COP29 स्पोर्ट्स पाकिस्तान इन अचीविंग इट्स क्लाइमेट गोल्स। तो COP29 की हम बात करेंगे कि उन्होंने बात की कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमने 2-3 पढ़ी और वो सारी चीज़ें हम इसमें लिख लेंगे। डिस्कस द सोशियो इकोनॉमिक एंड हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक फ्लड्स, ड्राउट्स एंड राइजिंग सी लेवल्स ऑन पाकिस्तान रूरल एंड कोस्टल कम्युनिटीज़। ये जो हमने पहली 2-3 स्लाइड्स पढ़ी थी ना, वो सारा डाटा हम इसमें ऐड कर सकते हैं। हाउ कैन क्लाइमेट चेंज इम्पैक्टेड पाकिस्तान इकोनॉमी particularly through events like floods and droughts? What measure can be taken to mitigate these economic losses? अब ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लाइमेट चेंज का हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और इस हवाले से हमने पास्ट में बात की, करंट में बात की, और फ्यूचर में क्या हो सकता है उस पर भी बात की। What measures can be taken to mitigate these economic losses? तो ज़ाहिर बात है फॉसल फ्यूल्स की जान छोड़ें और रीन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ आ जाएं। तो हम इसमें बात लिख सकते हैं कि इस तरह हम इकोनॉमिक लॉसेस को कम कर सकते हैं। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। तो ये 7 क्वेश्चंस बन रहे थे इसमें। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी, और डायमेंशंस मैंने आपको साथ साथ कवर करवाई हैं कि जियोपॉलिटिक्स वाला आप लोगों ने लाजमी सुनना है। वो PMS में आ भी चुका है एक बार उसी नाम से कि जियोपॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज पे आप एक ऐसे लिख दो। 20 मार्क्स का आता है PMS में, तो वो आ चुका है वहाँ पे। तो हो सकता है कि हमें करंट अफेयर्स में पूछा जाए, पाकिस्तान अफेयर में पूछा जाए, क्योंकि आजकल ये हॉट टॉपिक है। तो आपने उसको भी लाजमी सुन लेना है। अब यहाँ पे हम लेक्चर को एंड करते हैं। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।